प्लांट्स को नेचर ने अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की कैपेसिटी दी है। वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है। पर ये कैपेबिलिटी सब में कहाँ? एनिमल्स को अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, स्पेशली पेड़ पौधों पर। इसलिए इन्हें हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। हेटरोट्रोप्स माने जो अपनी फूडिंग के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और इन्हें भी 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, नंबर 1 बोलते हैं इसे हर्बीवोरस। ठीक है, जो पशु पक्षी, हिरन, गाय जो केवल घास फूस खाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कार्निवोरस, जो केवल मीट खाते हैं, जंगली जानवर, शेर, चीता। हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं ओमनीवेरस, हाँ, जो दोनों खाते हैं। पर मैंने सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। हाँ, होता तो है, पर ये तुम्हें कैसे पता लग गया? 2 होते हैं, एक पिचर प्लांट बोलते हैं और एक वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। है ना, वो छोटे छोटे कीट पतंगों को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और फिर भोजन के तौर पर उसे खा लेते हैं। पर कोई कैसे भी खाता हो, खाने को ग्रहण करना और ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर के लिए यूज करना, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, नेचर ने हमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन हमारे माउथ के तौर पर दिया है। फूड को बाहर से माउथ में डालना, उसे इंजेशन बोलते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है उसे डाइजेशन बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक से शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में, जिसे साइंस की लैंग्वेज में माउथ कैविटी बोलते हैं, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग और नंबर 3 सलाइवा ग्लैंड्स। टीथ फूड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो कि टंग की मदद से फूड में मिक्स हो जाता है। सेलिवरी ग्लैंड की मदद से केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ह्यूमन सलाइवा में एक स्पेशल एंजाइम होता है जो कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में बदलने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, तो इसलिए मॉम फूड को ज़्यादा देर तक चबाने को कहती हैं। इसके बाद खाना ओसोफेगस में जाता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और इसकी मदद से ये स्टमक में ले जाया जाता है। पर यह अपने आप कैसे पॉसिबल है? अरे, यही तो जानने लायक चीज़ है। फूड पाइप के वॉल्स में मसल्स होती हैं, जिनमें अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। इन्हीं मूवमेंट की वजह से खाना आगे बढ़ता रहता है और स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक तक पहुंचते पहुंचते फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। आप कह सकते हैं कि अब ये सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया। अब स्टमक में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस 3 किस्म के सब्सटेंस कंटेन करता है। पहला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक। और तीसरा होता है म्यूकस। HCl की वजह से गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का हो जाता है, और ऐसा होना ज़रूरी भी होता है क्योंकि पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। पर यह एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और प्रोटीन का डाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है जानते ही हो। HCl का एक और काम होता है कि खाने के साथ कहीं कोई बैक्टीरिया तो नहीं पेट में पहुंच गया। हाँ, उसको वो अगर पहुंच जाता है तो HCl उसको मार देता है। तो HCl फूड पाइप की वॉल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। और इसके लिए म्यूकस होता है, जो वॉल्स के ऊपर ऐसे लेयर बनाता है कि HCl का वॉल्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है।
नॉर्मल ह्यूमन में इसकी लेंथ करीब 6.5 मीटर की होती है। ये तो बहुत लंबी हुई। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? ओह हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। इसे स्मॉल कहने के रीज़न इसकी विड्थ होती है, बहुत नैरो होता है ना, इसलिए इसे स्मॉल इंस्टेंटाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड से सिक्रेशन रिसीव होता है। पहली ग्लैंड का नाम है लीवर और दूसरी का नाम है पैनक्रियास। लीवर से एक ग्रीनिश येलो लिक्विड निकलता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस दो काम करता है। पहला, ये फूड के फैट्स को ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे एंजाइम इसे आसानी से पचा सके। और दूसरा, स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम इस पर अच्छे से काम कर सके। पैनक्रियास भी एक बड़ी ग्लैंड होता है। इसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है। दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और तीसरा लाइपेज होता है जो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कई तरीके से एंजाइम्स को छोड़ते रहते हैं। ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदलते हैं और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजेशन पूरा होने के बाद फूड इतना छोटा हो जाता है कि वो हमारे ब्लड में जा सकता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हाँ, अब सरप्राइजिंग तो है ही है। एक्चुअली स्मॉल इंसेक्टाइन के इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन होती है। इसकी अंदरूनी सरफेस पर लाखों छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं। इन्हें विली कहा जाता है, जिनकी मदद से इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है और डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। फिर ब्लड इस डाइजेस्टिव फूड को पूरी बॉडी में ले जाता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ये एसिमिलेटेड फूड बॉडी सेल्स द्वारा एनर्जी प्राप्त करने में, सेल की ग्रोथ में या सेल की रिपेयर में यूटिलाइज होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट किया ही नहीं जा सकता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो स्मॉल इंस्टेंटाइन से बिग इंस्टेंटाइन में मूव कर देता है। यहाँ भी ख्याल रहे तुम्हारा वही पुराना सवाल, बिग इंस्टेंटाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाइड होती है, थोड़ा चौड़ी होती है, मोटी होती है। ठीक है, लंबाई का इससे मतलब नहीं। इसकी वॉल्स अनडाइजेस्टेड फूड का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट के तौर पर रेक्टम से होता हुआ बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन या डिफेक्शन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और हमारे शरीर को डाइजेशन से एनर्जी मिलती है। आओ पहले इतना काम करते हैं।